नमस्कार, बाजार वीकली टॉप पिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि अब रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं और ना केवल रिकॉर्ड स्तरों पर बल्कि रोज बरोज नए जो ऊंचाइयां हैं वो छूती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 19,200 की दहलीज पर बाजार खड़ा है और निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी कि ये जो तेजी है ये ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स की रही बल्कि तमाम ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी एक जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की तेजी के साथ अब मार्केट में स्थिति बनती है दो तरह की, यानी कि क्या यहां से भी बाजार की तेजी और प्रिवेल करेगी और ज्यादा बढ़िया एवेन्यूज अभी भी यहां से खुलेंगे या फिर थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखने की जरूरत है। इस पर हम बातचीत करेंगे आज वीकली टॉपिक्स में, और साथ ही साथ कौन से शानदार शेयर जो यहां से भी आप पिक कर सकते हैं, जिन पर भी आप नजर बना कर रख सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं। हमारे साथ गौरांग सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, और सुदीप सर भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी और उनके इंडिविजुअल पिक्स पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन दोनों से चर्चा करने से पहले कुछ आंकड़े जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, खास तौर से कैसे मार्केट्स के अंदर फिलहाल पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। इस साल वैसे तो रफली 5% के आसपास का वाईटीडी रिटर्न निफ्टी ने दिया है, लेकिन उस वाईटीडी रिटर्न में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि बाजार में मिड कैप नए रिकॉर्ड स्तरों पर, स्मॉल कैप नए रिकॉर्ड स्तरों पर, तो बाजार ने 142-143 सत्रों के बाद अपना नया रिकॉर्ड स्तर छुआ और उस रिकॉर्ड स्तरों को न केवल छुआ बल्कि रोज बरोज अब ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो मूव है ही, मिड कैप स्मॉल कैप नए हाइस पर, और इस बार की तेजी में पूरी तरह से पार्टिसिपेशन था बैंकिंग की तरफ से, पूरी तरह से पार्टिसिपेशन था ऑटो की तरफ से, और पूरी तरह से पार्टिसिपेशन जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा एफएमसीजी स्पेस की तरफ से भी। बैंक्स 2.5% रिटर्न देखे गए, पीएसयू ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट बैंक्स करीब 3% के आसपास का रिटर्न देकर गए। इसके अलावा एफएमसीजी पिछली तेजी से लेकर इस तेजी तक 15% का रिटर्न, रियल्टी 12-12.5%, ऑटो 12% का रिटर्न, फार्मा करीब 2.5%। हालांकि आईटी, मेटल और फार्मा थोड़े से लैगार्ड जरूर रहे, लेकिन फिर भी बाकी जो लीडर रहे उसमें आईटीसी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, लार्सन, ये कुछ ऐसे नाम जो कि शानदार रिटर्न देकर इस बार पूरी तरह से बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। अब बातचीत करते हैं अपने जानकारों से। गौरांग सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, क्योंकि 19,200 पे दो तरह के थॉट बन रहे हैं। एक, क्या ये बबल ना बस्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन कहीं बनते हुए दिखाई पड़ रही है, कहीं फंसने वाली प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, या दूसरा कि अभी तेजी शुरू हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी हायर लेवल से जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक है वो काफी पीछे हैं, तो शायद वही पार्टिसिपेट करें। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को? क्या 19,200 पे थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना है या अभी भी तेजी है, मतलब फुल थ्रॉटल चलते रहना है? पहले तो इस शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो शुरुआत करता हूं गालिब साहब की दो पंक्तियों से, अगर आप अनुमति दे तो। गालिब साहब ने बहुत खूब कहा है सुमित, ये में इशारा है मंदोड़ियों के तरफ। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम वहां पहुंचे तो वो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आज मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल इसी महीने में 16,000 के नीचे के स्तर बने थे। लगभग सभी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया था भारतीय शेयर बाजार के ऊपर, और यही चीज मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले भी काफी लोग मंदी में बैठ गए थे। कुछ 4 या 5 हफ्ते पहले भी कुछ लोग मंदी की बातें कर रहे थे, लेकिन आज मुकाम देखिए कहां पर खड़े हैं हम। मैं ये नहीं कहता सुमित कि यहां से एक ही दिशा में बाजार चलेगा। मेरे ख्याल से ये मेरे को बहुत चिंता करेगी और सताएगा अगर एक तरफा बाजार, किसी भी देश का अगर एक तरफा बाजार होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही सक्षम चीज नहीं होती है। बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, और अक्सर आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, आपके सहयोगी के साथ बैठ करके हम निवेशकों को और आपके दर्शकों को यही राय देते हैं कि बाजार में, गिरते हुए बाजार में निवेश करना चाहिए। तब करना चाहिए जब आपको जो अनुमान होता है कि आपको इस भाव में खरीदना, उससे डिस्काउंट में आपको शेयर मिलता है, तब जा करके आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां से करेक्शन नहीं आएगा, बाजार की सेहत के लिए लाजमी है, लेकिन अगर आप मौका चूक चुके हैं तो मेरे ख्याल से वो जो गिरावट आएगी आने वाले भविष्य में, वो एक बेहतरीन मौका होगा आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करने के लिए। और बहुत जल्द सुमित, मेरे ख्याल से 10-15 जुलाई के आसपास इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के आंकड़े भी आना शुरू हो जाएंगे,
हमें पूरी उम्मीद है कि वो आंकड़े काफी सकारात्मक आएंगे। तो गौरांग सर, आपके उस शेयर के साथ ही मैं आगे एक बात पूछूंगा आपसे कि अब कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि लंबी उम्र की बात हो रही हो और अब कत्ल हो जाए? हमारा जीवन बहुत लंबा है। नहीं, शेयर आपका बाजार की नहीं, मैं बात शेयर कर रहा बाजार। हूँ। हाँ, तो थोड़ा 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 कॉशियस होने की जरूरत तो नहीं है ना? अभी ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं दिख रही ना, कोई आंकड़ा ऐसा तो पैरामीटर तो नहीं दिखा रहा ना कि बबल आ गया मार्केट में? देखिए देखिए सुमित, बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई जोखिम आता है या स्थानीय स्तर पर कोई जोखिम आता है, इससे हम वंचित कभी नहीं रहेंगे सुमित। तो वो जोखिम शेयर बाजार में पहले भी था, आज भी है, आने वाले भविष्य में भी रहेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के एग्रेसिव स्टांस किसी एक देश का दूसरे मुल्क के ऊपर, अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जाता है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, तो ये मेरे ख्याल से बाजार को थोड़ा बहुत थमा सकता है। जिस प्रकार से हम परसों यानी कि बुधवार के दिन और आज ऊपर गए, हो सकता है अगले हफ्ते सोमवार को जब हम लौट करके आए तो थोड़ा बहुत नीचे के तरफ का दायरा देखने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए पैसे लगाए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटने में कोई मेरे ख्याल से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आखिरकार हम शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं ताकि हमारे जो पैसे हमने निवेश किया उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिले। अब जब आपके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है तो जाहिर है आपको थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए, लालच कभी नहीं रखना चाहिए शेयर बाजार। ये बात सही है कि रियलिस्टिक होकर अगर आप रहते हैं, थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं और अगर चीज़ों को समझते हैं तो ये ऊपर नीचे तो बाजार के अंदर चलता ही रहेगा। अब सुदीप सर, आपका मानना क्या है? क्योंकि मार्केट्स में अच्छी तेज़ी बनी और इस तेज़ी में मेजरली लार्ज कैप ने पार्टिसिपेट किया है, मिड कैप स्मॉल कैप में नॉन मिड कैप चल रहे हैं। स्मॉल कैप कैश मार्केट में अभी भी उतना एक्शन नहीं आया, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस बार के नंबर सपोर्टिव थे Q4 के एटलीस्ट। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स के अभी प्रेजेंट सिचुएशन को? देखिए, मार्केट में पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। दो तीन चीज मैं खास यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात तो बहुत अच्छा लिक्विडिटी स्थिति है। ये तो जो देखिए बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हो रहे हैं और ये ब्लॉक डील्स होने के बावजूद काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी आ गई है और ये बहुत अच्छी बात है। आईपीओ को देखिए, जो आईपीओ आ रहे हैं सही सेक्टर के, अभी आइडिया फोर्ज का आईपीओ आया था, कितना बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो इससे साफ है कि लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। एफआईआईज का मूड रिस्क ऑन है और डोमेस्टिक मार्केट में भी लिक्विडिटी कंटिन्यूअसली एचएनआई की तरफ से, रिटेल की तरफ से भी आ रहा है। अब बात यह है कि अनिश्चयता क्या है इस मार्केट में। पहली अनिश्चयता तो मैं ये कहूंगा, यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ेंगे, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है और एक दो इंटरेस्ट रेट, दो बार इंटरेस्ट रेट बढ़ना अब कुछ हद तक फैक्टर हो चुका है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है डोमेस्टिक मॉनसून का प्रोग्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात है अगला हफ्ते और मिड जुलाई से सारे नतीजे आने चालू हो जाएंगे, वो Q1 के नतीजों पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीन जो फैक्टर्स हैं, नोन अननोन्स हैं, इन पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल माहौल बहुत पॉजिटिव है। जो चाइना एग्जिट एंड एंटर इंडिया, ये जो एक एफआईआईज का, ग्लोबल निवेशक का जो एक मूड चल रहा है वो बरकरार है और आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। इसके जरिए इमर्जिंग मार्केट फंड्स का एलोकेशन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा और इससे इंडियन कैपिटल मार्केट को बहुत फायदा होगा, यही हम लोगों को लगता है। आपने लार्ज कैप में रैली की बात की, जरूर रैली हुआ है, पर अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसका चर्चा हम बाद में करेंगे, जहां पे अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत अपॉर्चुनिटी अभी भी जरूर है। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा कि निवेशक जब निवेश कर रहे हैं तो काउंटर स्पेसिफिक व्यू बनाइए और उसके बाद ही निवेश करिए। कुछ काउंटर्स में शायद वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, पर ऐसे बहुत सारे और काउंटर्स हैं जहां पे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। तो वैल्यूएशन बेटर है, लेकिन आई बात सच है कि पिक एंड चूज करिए, जहां नंबर सपोर्टिव हैं, जहां पर वैल्यूएशन सपोर्टिव है, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं आया वैल्यूएशन में, एटलीस्ट वहां रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स की। तो गौरांग सर, पहला नाम आपकी तरफ से आज? तो पहला नाम सुमित हमने ऑटो क्षेत्र से चुना हुआ है और
हमें लग रहा है कि, और हमने इस शेयर के बारे में काफी बार चर्चा की है। जब सभी लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया था तो हम इसके साथ खड़े थे। नाम है टाटा मोटर्स। और आज वास्तविकता ये है कि कमूमन सभी लोगों की खरीदारी की सूची में ये शेयर टाटा मोटर का खड़ा हुआ है। जेएलआर की तरफ से सुधार, स्थानीय मार्केट में पैसेंजर व्हीकल एसयूवी को लेकर के मेरे ख्याल से 4 नए मॉडल आने वाले 3 या 4 महीनों में टाटा मोटर्स के तरफ से आपको आते हुए दिखेंगे। उसमें नैनो फेसलिफ्ट होगा, सफारी फेसलिफ्ट होगा, हैरियर फेसलिफ्ट होगा, पंच की एक फेसलिफ्ट होगी, टाटा सिएरा जो एक पहले गाड़ी हुआ करती थी उसका ईवी से मॉडल बाजार में उतारेंगे। कमर्शियल व्हीकल की तरफ से योगदान बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिखेगा। इस पर खरीदारी की राय है, और लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो 680 तक के लक्ष्य हमें फिलहाल नजर आते हैं। टाटा मोटर्स 680 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस के दिग्गज और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में जेएलआर जैसी कंपनी के ओनर टाटा मोटर्स, जिसके ऊपर हम नजर रखेंगे। 680 रुपए के टारगेट्स के लिए गौरांग सर यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो पहला नाम ऑटो स्पेस से सुदीप सर, आपकी तरफ से पहला नाम। ये हमारी तरफ से पहला नाम मार्केट के दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। देखिए, सारा मार्केट को आप एनालाइज कर लीजिए, रिलायंस में बड़ा कुछ रैली नहीं आया। लगभग उसी लेवल पे जहां पे कुछ दिन पहले था वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन होता है। मतलब वो 2500 के नीचे ही अभी भी 2500 के आसपास कामकाज कर रहा है। इस कंपनी की खासियत देखिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वहां पे एक लॉटरी जैसा हो गया है। ये जो यूक्रेन रशिया का वार, ऑयल प्राइसेस का एक तरह से थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद गिरना, और जो आर्बिट्राज वाला अपॉर्चुनिटी इंडियन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के सामने आया, ये सब मिला के एक बहुत अच्छा विंडफॉल इंडियन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को मिल रहा है। रिलायंस भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पे एक जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है वहां पे बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। दूसरा देखिए, जो इमर्जिंग, जो नॉट इमर्जिंग तो क्यों कहूंगा, जो ऑलरेडी इमर्ज नए सेगमेंट्स है, जैसे जियो में जबरदस्त कस्टमर एडिशन चल रहा है, और ये 5G लॉन्च होने के साथ साथ ये बहुत फायदेमंद रिलायंस के लिए साबित होगा। आरपू इतना बढ़ नहीं रहा है जितना बढ़ने की उम्मीद थी, पर एक कस्टमर एडिशन जो हो रहा है, आने वाले दिनों में जब आरपू बढ़ना चालू होगा तो बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा जियो में। रिटेल की बात अगर करें, दिग्गज प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा कस्टमर एडिशन, बहुत अच्छा फुटफॉल हो रहा है सारे जो 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 फॉर्मेट्स है उस पे, और एक्सपेंशन जबरदस्त हो रहा है। जो फैशन लेबल्स है वो एक्वायर कर रहे हैं, और एक दूसरे तरह का मॉडल बना रहे हैं कि फास्ट फैशन भी रहेगा, प्रीमियम रेंज भी रहेगा, एक कंप्लीट बुके ऑफर करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात अगर करें तो वो क्या है कि जो न्यू एनर्जी सेगमेंट में इन्होंने कदम रखा है वहां पे भी प्रोग्रेस चल रहा है। और ये सारे जो नए सेगमेंट है, जियो या आप रिटेल की बात करें या न्यू एनर्जी की बात करें, यहाँ पे आने वाले दिनों में वैल्यू अनलॉकिंग की जबरदस्त संभावना रहेगी। इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये आए हैं, और यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निवेशक के लिए होगा। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा स्टोरी रिलायंस में के अंदर है, जो कि अभी बाहर उभर के नहीं आ रहा है, पर हम लोग मानते हैं कि एक साल का नजरिया से यहाँ पे जरूर निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। और इस मार्केट में अगर सेफ काउंटर्स की बात करें तो हम लोगों को तो लगता है कि रिलायंस बिल्कुल सेफ काउंटर है। 3000 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे इमीडिएटली खरीदारी की जा सकती है। 3000 का टारगेट, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं 12.5% दूर अपने नए हाइस, अपने पुराने हाइस से, और एक अच्छे एवेन्यूज यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो दो नाम आ चुके हैं, देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी और देश की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं मौजूदा स्तरों पर भी। गौरांग सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। दूसरा क्षेत्र हमने चुना है वित्तीय क्षेत्र, यानी कि बैंकिंग, सुमित। और यहाँ पर हमने भारत में स्थापित सबसे बड़ी बैंकों में से एक होने वाली बैंक आईसीआईसीआई बैंक को चुना है। ये अपने 92 हफ्तों के उच्चतम स्तर के आसपास ही कामकाज कर रहा है। और ये जो मैंने नतीजों की बात की, पहले तिमाही की आने वाले महीने में 10-15 तारीख से जो शुरुआत होगी, हमें ऐसा लग रहा है, और हमने ये टिप्पणी हमारे चैनल CNBC आवाज पर पहले भी करी थी पिछले वित्तीय वर्ष के 2-3 तिमाही से, कि वित्तीय क्षेत्र के नतीजे बहुत शानदार आएंगे। वो काफी
चर्चा में भी रहेंगे और लोगों के रडार में भी रहेंगे। हमें लग रहा है कि आने वाले तिमाहियों में भी इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय क्षेत्र एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामकाज कर सकता है और यहाँ पर योगदान आएगा। और अगर भारत देश को नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है सुमित, तो बैंकिंग सेक्टर का योगदान सबसे बड़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैन्युफैक्चरिंग और बाकी अन्य सर्विसेज सेक्टर योगदान नहीं देंगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का और ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगी। 1180 तक के लक्ष्य हमने आईसीआईसीआई बैंक पर निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के नजरिए। तो आईसीआईसीआई बैंक जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 1180 रुपए के टारगेट्स के लिए गौरांग सर ने इसको भी चुना है। सुदीप सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? बैंकिंग क्षेत्र से ही है और बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज प्लेयर पीएसयू का, एसबीआई का मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, मैं जो शेयर्स का आज जिक्र कर रहा हूं, ये सारे इस मार्केट में जो एलिवेटेड लेवल्स की आप बात कर रहे थे, उस एलिवेटेड लेवल होने के बावजूद ये शेयर में ज्यादा बहुत कुछ ट्रैक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला और हम लोग मानते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटी है यहां से ऊपर जाने का। एसबीआई कंट्री का दिग्गज बैंक है। एसेट ग्रोथ, जो लोन ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है और आने वाले दिनों में इकोनॉमी में ट्रैक्शन आने के साथ साथ हम लोग मानते हैं कि और भी अच्छा लोन ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एसेट क्वालिटी बेहतरीन हो रहा है और आने वाले दिनों में एसेट क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एसेट क्वालिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा और पुराने जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है वहां से भी रिकवरी आना चालू हो रहा है और होगा भी आने वाले दिनों में। ये सब बैंक का परफॉर्मेंस, बैंक का मार्जिन और बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो इसके जो सब्सिडियरीज है वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, मार्केट में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एसेट मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है और सेबी का जो टीईआर रिलेटेड जो रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा रही है उसका बेनिफिट एसबीआई एसेट मैनेजमेंट को भी मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स, ये सारे जो सब्सिडियरीज है वहां पे अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में एसबीआई को मिलेगा, जिसके चलते शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। फर्दर कैपिटल रेज करने की रिक्वायरमेंट इतना नहीं आएगा और अर्निंग्स पर शेयर प्रोटेक्टेड होगा। ये सब नजर में रखते हुए यहाँ पे 650 का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे। पुराना हाई 630 और 650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेट कर सकते हैं। एक अच्छे विकल्प के तौर पे आप देख सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है इस पूरी तेजी में, जो अभी सुदीप सर कह भी रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बाकी हैं दो पिक्स, एक पिक्स दोनों की जानकारों की तरफ से, उस पर भी बातचीत करते हैं छोटे छोटे। इस ऑल टाइम हाई पर कहाँ बेट किया सकता है, कौन कौन से थोड़े सेफ ऑप्शन सो फार दिखाई पड़ रहे हैं और क्या हो आपकी रणनीति। गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं, सुदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। गौरांग सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तो तीसरा नाम होगा एफएमसीजी क्षेत्र में से, ये भी एक टाटा समूह की कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन मौजूदगी और पावर ब्रांड्स के साथ अपने कारोबार को आगे लेके जा रही है ये कंपनी। फिर वो टाटा संपन्न हो, स्टारबक्स हो, टाटा टेटली या फिर बाकी अन्य जो पावर ब्रांड्स हैं। और हाल ही में इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे हैं, उसको लेकर भी उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इनके नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का स्वागत किया है। मुश्किल समय में भी सुमित इस कंपनी में एक बेहतरीन आंकड़ों को लेकर के अपना प्रदर्शन जाहिर किया था और हमारा अनुमान ये कहता है कि मेट्रो सिटीज में तो ठीक है, मगर टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज और खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, और जिस तरीके से मेघराज का आगमन हुआ है, अनुमान था कमी होगी, लेकिन जून का माफ कीजिएगा, जो अनुमान था बारिश का, वो मेरे ख्याल से पिछले 6-7 दिनों में ही भरपाई हो गई है। और अगर इसी तरीके से बिछाव रहा और मेघराज का आशीर्वाद रहा तो मेरे ख्याल से जो कृषि उत्पादन पैदा होगा और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट द्वारा ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में जो आवक होगी, इनकम होगी, उसको लेकर के मेरे ख्याल से खर्च करने की ताकत ऊपर जाएगी जी। इसके कारण हमें लग रहा है कि एफएमसीजी क्षेत्र ओवरऑल हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई एक विकल्प ढूंढना हो तो हमें लग रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक बेहतर विकल्प है। लक्ष्य के रूप में 1150 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है यहाँ पर। तो 1150 के टारगेट्स के लिए आप टाटा समूह की इस कंपनी टाटा कंज्यूमर के ऊपर बेट कर सकते हैं। सुदीप सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम?
तीसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा अपने क्षेत्र का दिग्गज है और यहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है, कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। इस सेक्टर का पहला नाम जो सबके सामने आता है वो लार्सन एंड टुब्रो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी ऐसा कुछ शेयर चला नहीं, हाँ जरूर बढ़ा है, पर अगर कंपेयर करेंगे एबीबी सीमेंस वगैरह के साथ कैप गुड सेक्टर के बाकी जो कंपनीज है उसके कंपैरिजन में इतना ऊपर नहीं गया है। और जो आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस, जो ऑर्डर बुक और जो एग्जीक्यूशन एक्चुअल हो रहा है, उससे भी बहुत गुना ये सब बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान बजट में किया गया है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट लार्सन टुब्रो जैसे इंडस्ट्री लीडर को मिलेगा। इसके अलावा मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि ओवरऑल ग्लोबल में जो ऑयल सिक्योरिटी की बात हो रही है, सब कंट्री अपना अपना ऑयल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, उसका फायदा भी लार्सन को मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत अच्छा कामकाज करते हैं, ऑयल रिलेटेड, ऑयल इंडस्ट्री रिलेटेड कामकाज करते हैं, वहां पे भी तगड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे चारों तरफ से जो टेलविंड है कंपनी के साथ बहुत अच्छा है और हम लोग मानते हैं कि 2750 का टारगेट लेके यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 2750 का टारगेट और आप नए हाईज की तरफ एलएनटीओ कामकाज करता हुआ देखेंगे आने वाले समय में, ये सुदीप सर आपको राय दे रहे हैं। तो एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी इन स्टॉक्स ने दिखाई है और अभी भी बहुत अच्छे एवेन्यूज इनमें खुल सकते हैं जिनको आप तलाश भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और गौरांग सर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सभी दिग्गज और बाजार की इस तेजी में कहाँ बेट करें, कैसी अपनी रणनीति रखें, इस पर हमने खास चर्चा की है।